उस शाम बिलासपुर गांव के 3 लोग गांव के बड़े पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। क्या तुम सब यहीं बैठे हो? आज भी तो शाम होते ही बत्ती गुल हो गई। शैलेन चाचा, इतनी देर से आए? आपके लिए मूढ़ी पकोड़े लाए थे। शाम होते ही रोज बत्ती गुल हो जाती है। लगता है ये परेशानी कभी खत्म नहीं होगी। अरे जाने दो। लो शैलेन चाचा, मूढ़ी पकोड़े खाओ। वैसे चाचा, हमें कोई ऐसा किस्सा सुनाओ ना जिसमें डर प्यार सब कुछ हो। डर प्यार सब कुछ ऐसा भी होता है क्या? होता नहीं, हुआ था। लगभग 30 साल पहले मेरे साथ ऐसी ही एक घटना घटी थी। आज भी अजीब सा एहसास होता है। सुनाओ ना चाचा, आज तो वही किस्सा सुनते हैं। हाँ, सुनाओ सुनाओ। लगभग 30 साल पहले की बात है। तब मैं गणित का अध्यापक बना था भैरवगढ़ उच्च माध्यमिक विद्यालय में। जगह मेरे घर से काफी दूर थी। मुझे विद्यालय जाना था सोमवार से, लेकिन एक दिन पहले यानी रविवार को ही पहुंच जाने का सोचा। बात थी कि भैरवगढ़ स्टेशन पर विद्यालय के प्रधान अध्यापक विश्वनाथ जी मुझे लेने आएंगे। हमारे मोहल्ले के हरी चाचा ने कुछ समय भैरवगढ़ में बिताया था। उनसे सुना था कुछ महीने पहले वहां कुछ घटना घटी थी, पर मैं ज्यादा चिंतित नहीं था। नए नए बच्चों को गणित सिखाऊंगा, वही मेरे लिए बड़ी बात थी। प्रधान अध्यापक से बात पहले ही हो चुकी थी। फिलहाल उन्होंने मेरे लिए एक पुराने घर में रहने का इंतजाम किया है। पास के नजारे देखते देखते जब ट्रेन भैरवगढ़ रुकी तब शाम हो चुकी थी। मैं अकेला ही उतरा स्टेशन पर। स्टेशन तो लग ही नहीं रहा था, जैसे कोई बहुत पुरानी कोई जगह हो। थोड़ी दूर स्टेशन मास्टर का कमरा, पर रोशनी नहीं कोई। चारों तरफ घना अंधेरा छाया था। ट्रेन जाने के बाद मैंने देखने की कोशिश की, अगर कोई दिख जाए। प्रधान अध्यापक को तो आना था, लेकिन वहां आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक, क्या आप ही शैलेन जी हैं? अंधेरे में अचानक आवाज सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया। उस तरफ मुड़कर देखा, अंधेरे में कोई शख्स आ रहा था। पास आने पर भी चेहरा ठीक से दिखा नहीं, बस एक साया सा लग रहा था। सही पहचाना, मैं ही शैलेन हूं। तो आप ही भैरवगढ़ उच्च माध्यमिक विद्यालय के नए गणित के अध्यापक? जी हां, आप ही प्रधान अध्यापक हैं? नहीं नहीं, मैं सत्यपाल उपाध्याय। मैं वहां का गणित का अध्यापक। प्रधान अध्यापक जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आप मेरे साथ चलिए। ओह अच्छा अच्छा, मतलब उन्होंने ही आपको भेजा है। अच्छा हुआ, चलिए चलते हैं। सत्यपाल जी को देखकर पहली मुलाकात में ही अच्छा लगा। एक सम्मान का एहसास बना। शैलेन जी, आप मुझसे छोटे ही होंगे, छोटे भाई जैसे। क्या मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश कर सकता हूं? अरे अरे, ये क्या कह रहे हैं? जरूर कहिए। अगर हो सके तो मैं जरूर करूंगा। जानता हूं, गांव के स्कूल है, इसीलिए आप शायद पढ़ाई को लेकर थोड़ा संकोच में हैं, पर कुछ दिन बिताते ही देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा।
यहां से आप आसानी से जा नहीं पाएंगे, और खासकर स्कूल के बच्चों को छोड़कर तो कभी नहीं। मैं समझ रहा हूं, आपको भी ये जगह बहुत पसंद आई है। आप जैसे गुरु होंगे तो बच्चे जरूर अच्छे से सीखेंगे। आप वादा कीजिए, बच्चों को बहुत अच्छी तरह शिक्षा देंगे और उनसे बहुत प्यार करेंगे। उनके मुश्किल में आप मदद करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी दिलो जान से कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया, मैं निश्चिंत हुआ। वैसे भी आप तो हैं ही, पर मैंने तो सुना था कि स्कूल में गणित के शिक्षक फिलहाल मैं ही हूं, कोई और नहीं। बिल्कुल सही सुना आपने। मतलब मैं समझ नहीं पाया। जहां से हम चल रहे थे उसके बिल्कुल पास ही रेल की पटरी, दूर से आती ट्रेन की रोशनी और हॉर्न सुनकर ही समझ गया। तभी देखा सत्यपाल जी पटरी की तरफ बढ़ रहे थे। अरे मोहित, वहां किस तरफ जा रहे हो? पर मुझे तो वहां कहीं कोई भी नहीं दिखी। तब तक ट्रेन हमारे बिल्कुल पास आ चुकी थी। सत्यपाल जी, क्या कर रहे हैं? ट्रेन आ रही है, हट जाइए। मोहित, मोहित, वहां से हट जाओ। सत्यपाल जी, आप किसको बुला रहे हैं? वहां तो कोई नहीं है, आप हट जाइए वहां से। सत्यपाल जी तब तक ट्रेन के सामने चले गए। डर और हैरानी में मैं खड़ा नहीं रह सका। चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। होश खोने से पहले जैसे सत्यपाल जी की आवाज सुनाई दी। शैलेन जी, मेरे छात्रों का ख्याल रखिएगा। जब मेरी होश आई, मैं रेल की पटरी के पास पड़ा था। आसपास कुछ लोग खड़े थे, वहां प्रधान शिक्षक भी थे। सब लोग मिलकर मुझे पास की एक चाय की दुकान तक ले गई। आप कौन? ऐसे जमीन पर पड़े थे, तबीयत खराब थी, अब कैसा लग रहा है? मैं शैलेन त्रिवेदी। शैलेन जी, यानी कि भैरवगढ़ विद्यालय के गणित के नए अध्यापक? जी हां। मैं विश्वनाथ, वहां का प्रधान शिक्षक। तबीयत ठीक नहीं थी तो समय पर स्टेशन पर नहीं पहुंच सका। वहां जाते हुए ही आपको बेहोश पड़ा दिखा। क्या हुआ था आपको? ऐसी हालत कैसे हुई? आपने सत्यपाल जी को देखा? उनके साथ ये क्या हो गया? सत्यपाल जी? कौन सत्यपाल जी? मैं गणित के शिक्षक सत्यपाल जी की बात कर रहा हूं। आपकी उनसे मुलाकात हुई थी? ये कहकर वो एक अजीब सी नजरों से मेरी तरफ काफी देर तक देखने लग रहे थे। हां, वो मुझे लेने आ रहे थे, पर उन्होंने मोहित या किसी को पुकारा। एक ट्रेन आ रही थी, उन्होंने उसे बचाने दौड़ा, फिर चलती ट्रेन के सामने जो 3 महीने पहले ही चल बसे, वो फिर से कैसे मर सकता है? क्या कह रहे हैं? 3 महीने पहले मर गया था? हां, सही सुना। जहां आप बेहोश पड़े थे, वही 3 महीने पहले हमारे स्कूल के मोहित को बचाते बचाते वो खुद ट्रेन के नीचे। हाँ, बहुत अच्छे इंसान थे। बच्चे ही उनकी जान थे। शायद खुद से भी ज्यादा उनसे प्यार करते थे। सम्मान में मेरा सिर झुक गया। मन ही मन बोला, सत्यपाल जी, आपके छात्रों का मैं ख्याल रखूंगा, जरूर रखूंगा। चलिए शैलेन जी, अब चलते हैं।
आपको आपका रहने का जगह दिखा दूं। हाँ चलिए। मैं भी काफी थक चुका था। जल्दी से घर जाकर आराम करना ही ठीक होगा। दोनों चलने लगे। दरअसल आपके रहने की जगह तय करने में थोड़ी दिक्कत हुई। यहाँ किसके घर पे रखता आपको? मेस भी तो नहीं है यहाँ, इसीलिए एक पुराने घर में ही रहने का इंतजाम किया। बस हम पहुंच गए। ये सुनकर सामने देखते ही एक चौंक गया। एक विशाल जगह पर खड़ा था एक सदियों पुरानी हवेली। रात के अंधेरे में लग रहा था जैसे कोई रुकी हुई इतिहास के सामने खड़ा हूं मैं। ये कहां आ गया मैं? आप बहुत थक गए होंगे और आज का उस घटना का असर आपके मन पर भी होगा। आपको आराम की जरूरत है। घर की चाबी तो मैंने आपको दे ही दी थी पहले। आप अंदर जाकर आराम कीजिए। आप अंदर नहीं जाएंगे? अंधेरे से घिरे हवेली की तरफ एक पल देखकर विश्वनाथ जी बोले, नहीं, मैं अब नहीं जाऊंगा। तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए घर लौटकर आराम करना होगा। वो कमरा किस तरफ था? देखा तब तक वो काफी आगे बढ़ चुके थे। मजबूरन मैं अकेला ही चला हवेली की तरफ। दरवाजा खोलकर अंदर गया। बैठकर थोड़ा आराम कर रहा था, अचानक ही कुछ गिरने की आवाज। चौंक उठा मैं। इस सुनसान हवेली में कौन है? क्या ये भी सत्यपाल जी की तरह? किसी के कदमों की आवाज नहीं आ रही। कमरे से बाहर निकला मैं। देखा एक आदमी जैसे अंदर से होते हुए इधर ही आ रहा था। हाथ में सिर्फ एक लालटेन और कुछ नजर नहीं आ रहा। कौन है वो? मेरे करीब आकर उसने लालटेन को ऊपर उठाया। तब उसका चेहरा दिखा। गहरा काला रंग, उम्र के बोझ से उतरा हुआ, सफेद काले बाल और मूंछें। अंधेरे में उसे बहुत ही डराव न लग रहा था। आप ही क्या न्याय मास्टर शैलेन हैं? हाँ। आप ही का इंतजार कर रहा था। मैं रामलाल, थोड़ी देर पहले ही आया। यहां आपको कोई दिक्कत ना हो इसीलिए मास्टर जी ने मुझे भेजा है। आप बैठिए, मैं आपका रात का खाना लेकर आता हूं। शरीर में जैसे जान आई। बेकार में डर रहा था। हाथ मुंह धोकर रामलाल के हाथ से बना खाना खाकर थोड़ा बैठा। तभी उन्होंने एक कोने में लालटेन रखकर कहा, लालटेन की रोशनी बुझाइएगा मत साहब। और एक बात, रात को कमरे से बाहर मत निकलिएगा। यहां गीदड़ कुत्ते आते जाते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप नई जगह आए हैं तो सावधानी में भलाई है। मैं आपके पास वाले कमरे में ही हूं। कोई दिक्कत हो तो मुझे बुलाइएगा जरूर। मैं चलता हूं। बिस्तर पर लेटते ही सत्यपाल जी का चेहरा बार बार याद आने लगा और विश्वनाथ जी और रामलाल का व्यवहार भी कुछ अजीब सा लगा। एक तो हवेली के अंदर आने से कतराया और दूसरा रात को बाहर निकलने से मना कर रहा था। सोचते सोचते आंखों में नींद छा गई। अगले सुबह विश्वनाथ जी मुझे स्कूल ले जाने आए। शैलेन जी, यहां रहने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं,
ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, चलिए, आज तो स्कूल में आपका पहला दिन, इसीलिए मैं खुद ही आपको ले जाने आया हूं। स्कूल में सबसे परिचय होते ही खासकर छात्रों से बात करके अच्छा लगा। ऐसे ही बीत गए काफी दिन। सत्यपाल जी को दोबारा नहीं देखा। अब रोज स्कूल जाता हूं और छुट्टी के बाद घर लौट आता हूं। इसी तरह दिन बीत रहे थे। मोहित को स्कूल में देखा था। वाकई कितना अच्छा लड़का है। उससे बचाते हुए ही उस दिन सत्यपाल जी ने। मैं 1-2 कमरे लेकर रह रहा हूं। घर के आसपास देखभाल की कमी की वजह से बड़े बड़े झाड़ियां उग गई है। दीवार पर पुरानेपन साफ थी। एक रविवार छुट्टी के दिन शाम को रामलाल, मुझे यह हवेली घूमकर नहीं दिखाओगे? हवेली देखना चाहते हैं, पर देखने जैसा कुछ खास है नहीं। सभी कमरे बंद है। फिर भी जब आप देखना चाह रहे हैं तो चाय पीने के बाद चलते हैं। बोला था ना, सभी कमरे बंद हैं। लेकिन दूसरी मंजिल पर एक कमरे का ताला आधा खुला हुआ था। रामलाल, सभी कमरों पर ताला देखा, फिर इस कमरे का ताला क्यों खुला है? पता है तुम्हें? ये भी तो बंद था, खुला कैसे? नहीं साहब, नहीं पता। लगता है आपको भी जानने की जरूरत नहीं। जो जैसी है वैसे ही रहने दीजिए। आप बिना वजह उत्साह मत दिखाइए साहब। रामलाल की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। आखिर ऐसा क्या है यहां जो वो ऐसे कह रहा है? दरवाजा खोलकर अंदर गया, उसकी मना करने के बावजूद। मत जाइए साहब, क्या जरूरत है, छोड़ दीजिए। अंदर जाते ही देखा धूल और मकड़ी के जालों से घिरा एक बहुत दिनों से बेइस्तेमाल कमरा। धूल से भरा गीला सा फर्श, कुछ पुराने सामान भी पड़े थे और एक खूबसूरत सी आईना भी रखी थी। दीवार पर एक जमींदार की फोटो थी। क्या ये वही जमींदार है यहाँ के? क्या यही उनकी हवेली है? रामलाल से पूछने पर वो कहा, हाँ, शायद हवेली उन्हीं की है। खैर, वो आईना मुझे काफी पसंद आई। पूछा, इसे अपने कमरे में ले जाऊंगा। रामलाल, ये आईना मैं अपने कमरे में ले जा रहा हूं। मुझे ये बहुत पसंद आई है। साहब, ये सब मत लीजिए साहब। जहां की चीज है वहां रख दीजिए साहब, मत लीजिए। मैंने उसकी बात का ध्यान नहीं दिया। सच में आईना मुझे बहुत पसंद आई। उसे अपने कमरे में लाकर रख दिया। उस दिन स्कूल छुट्टी होने के बाद बाकी शिक्षकों से बात करते करते शाम हो गई। वापस आने के बाद रामलाल मेरा खाना दे गया। मैं खाना खाकर थोड़ी देर में सो गया। अचानक नींद एक आवाज से टूट गई। लगा जैसे मेरे ऊपर वाले कमरे में कोई इधर उधर चक्कर लगा रहा हो। इतनी रात को कौन चल रहा है? रामलाल तो कह रहा था कोई दिक्कत हो तो बुलाना। वो तो पास ही के कमरे में है। फिर ऊपर के कमरे में कोई आया है मेरे सोने के बाद? शायद होगा। अपने मन को यही समझाकर फिर से सो गया। रोज की तरह सुबह जल्दी ही उठ गया। कमरे से निकला तो देखा रामलाल भी उठ गया है और चाय तैयार है।
चाय पीते पीते रामलाल से पूछा, रामलाल, तुम क्या कल रात ऊपर के कमरे में थे? नहीं तो, मैं तो आपके पास वाले कमरे में ही था। फिर रात को ऊपर के कमरे में चलने की आवाज किसकी थी? मेरे अलावा कोई और आया है क्या? नहीं, ऊपर के कमरे में तो कोई नहीं रहता और कोई आया भी नहीं। शायद आपने चूहों की दौड़ने की आवाज सुनी होगी। मैं इतना गलत तो सुन ही नहीं सकता। जानने की इच्छा और बढ़ गई। तब आधी रात अचानक एक अजीब सी आहट से मेरी नींद टूट गई। रात के सन्नाटे में ये किसकी आहट थी? क्या वो आईने की तरफ से आई? आईने की पास जाते ही कांप उठा। मेरे पीछे वो भयानक चेहरा किसका है? पीछे मुड़ते ही देखा कोई कहीं नहीं था। दिल पर एक खौफ सा छा गया। वो भयानक चेहरा मैंने किसको देखा? जैसे ही मैंने फिर से आईने की तरफ घूमकर देखा तो वो चेहरा वहीं खड़ा था, जैसे मेरा ही इंतजार कर रहा हो। अरे क्या वो चेहरा मेरी तरफ आ रहे हैं? डर से मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे वो आहट कम हो गई। आंखें खोलकर देखा कोई कहीं भी नहीं है और कोई आवाज भी नहीं। किसी तरह बिस्तर पर आकर लेट गया। उस रात मेरी आंखों ने एक पल के लिए भी नींद को छुआ नहीं। उस दिन स्कूल से लौटते वक्त लगा जैसे कोई रहस्यमय परछाई मेरा पीछा कर रही हो, लेकिन वहां किसी को नहीं देखा। एक अजीब सी घबराहट जैसे दिल पर भारी होती जा रही थी। उस रात शायद थोड़ी देर के लिए आंख लग गई थी। अचानक फिर वही चलने की आवाज। लग रहा था कदमों की आवाज जैसे मेरे बिस्तर के पास खुली खिड़की से आ रही है। बिस्तर से उठकर खिड़की की तरफ देखा, जैसे कोई मेरी तरफ आ रहा था। मैंने अच्छे से देखने की कोशिश की कि वो कौन है। बचाओ, रामलाल! होश आते देखा मैं कमरे के फर्श पर पड़ा हूं। सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मास्टर जी, ओ मास्टर जी, आप जमीन पर क्यों लेटे हैं? रामलाल की पुकार सुनकर आंखें खोली मैंने। वो चेहरा। चेहरा? कौन? क्या? कल रात तुम्हें बुला रहा था। आप मुझे बुला रहे थे? मैंने तो कुछ सुना नहीं। क्या हुआ साहब? नहीं, कुछ नहीं। मुझे थोड़ा पानी ला दो। रामलाल उम्रदराज आदमी, कहीं तबीयत खराब ना हो जाए, इसीलिए मैंने और कुछ नहीं कहा। आज स्कूल जाते जाते तय किया हमारे स्कूल के इतिहास के अध्यापक शांतिलाल जी से बात करूंगा। इस हवेली की इतिहास जानना बहुत जरूरी है। क्या हुआ शैलेन? चेहरा उतरा हुआ है। सुबह से देख रहा हूं, बिल्कुल चुप हो गए हो। शांतिलाल जी, आप तो भैरवगढ़ का ही निवासी है। जिस हवेली में मैं रुका हूं उसका कोई इतिहास है? पुराना घर हर ईंट जैसे एक कहानी कहती हो। कृपया जरा मुझे बताइए। जितना मुझे पता है वो घर यहाँ का एक दुष्ट जमींदार का था, ठाकुर रणविजय सिंह। अंग्रेजों की चापलूसी करके
उसने बहुत धन दौलत की थी, लेकिन गांव के गरीब प्रजाओं के साथ बहुत कठोर व्यवहार करता था। उसके राज में कोई गांव वाला सुख से नहीं रहता था। चाहे बाढ़ हो या सूखा, किसी भी तरह वो गांव वालों से भारी लगान वसूल करता और उस जमींदार की पाली हुई फौज भी बिना वजह अत्याचार करती थी गांव वालों के ऊपर। फिर एक दिन गांव वालों का सब्र की बांध टूटी। पूरे गांव मिलकर विद्रोह का ऐलान करा। एक रात लठ और मशाल लेकर वे हवेली पर टूट पड़े। जमींदार की फौज उस रात इतनी बड़े विद्रोहियों के झुंड को रोक नहीं सकी। फौज को हराकर वे सीधे जमींदार के कमरे तक पहुंचे और उनमें से 2 बलवान आदमियों ने उस अत्याचारी जमींदार को खत्म कर दिया। तभी से वो हवेली वैसी ही पड़ी है, कभी कोई नहीं रहा। जगह की कमी के कारण तुम्हें वहां रुकने दिया गया था। कोई परेशानी हो रही है? खुलकर बता सकते हो मुझे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और पुरानी चीजों में मेरी दिलचस्पी है। तो ठीक है फिर। कुछ अंदाजा हो रहा था मुझे, जो मैं रोज रात को देख रहा हूं, क्या वो वही जमींदार का भूत है? उस रात जो हुआ, उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था मैं। शाम से ही तेज बारिश हो रही है। रामलाल भी हवेली पर नहीं था तब। उससे लिया हुआ लालटेन जलाकर बैठा था मैं, पर लगातार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आईने से कोई मुझे घूरता जा रहा हो। जल्दी से खाना खाकर बत्ती जला छोड़कर सो गया। पता नहीं रात कितनी हुई थी, अचानक नींद टूट गई। फिर वही कदमों की आवाज, लेकिन इस बार वो आवाज ऊपर के कमरे से नहीं, आ रहा है मेरे इसी कमरे से। आईने की पास से कोई अजीब सी आवाज आ रही है। डरा डरा मुश्किल से बिस्तर से उठकर आईने की तरफ गया। मैं डर के मारे दीवार से चिपक गया। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। कैसे भी करके मैंने उस हाथ की पकड़ तोड़कर दौड़ के कमरे से बाहर निकल गया। एक पल के लिए भी पीछे ना मुड़कर बस भागता रहा। ऐसी नौकरी की कोई जरूरत नहीं। दौड़ते दौड़ते मैं उस जगह पर आ पहुंचा। सुबह जो पहली ट्रेन आएगी उसी से मैं भैरवगढ़ से निकल जाऊंगा। अचानक, शैलेन जी, आपने तो वादा किया था ना जाने का। अरे सत्यपाल जी की आवाज है ना? वही पटरी के पास सत्यपाल जी खड़े। सत्यपाल जी या उनके आत्मा? सत्यपाल जी, आप तो। हाँ सच, मैं अब जिंदा नहीं हूं, पर भैरवगढ़ की माया छोड़कर जा नहीं पाया। आपके हाथों में बच्चों का जिम्मा देकर मैं निश्चिंत था। नहीं, मैं आपका कुछ नुकसान नहीं करूंगा, ना ही जबरदस्ती। बस एक विनती समझ लीजिए, भैरवगढ़ को छोड़कर, मेरे छोटे छोटे छात्रों को छोड़कर इस तरह मत जाइए। मैं तो जाना नहीं चाहता, लेकिन उस हवेली में। जानता हूं, लेकिन आपके भाग जाने से भी कोई फायदा नहीं। आप जहां भी जाएंगे, वो आत्मा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मेरी बात सुनिए, वो दुष्ट आत्मा उस हवेली के किसी चीज में बंधी हुई थी।
शायद आपने किसी तरह उसे आजाद कर दिया। अब वो अपना सारा गुस्सा आप पर उतर रहा है। आपको उस खास चीज को ही नष्ट करना होगा। मैं आपको इस तरह जाने नहीं दे सकता। खुश रहिए शैलेन जी। मेरे स्कूल और मेरे छात्रों का ख्याल रखिएगा। मैं चलता हूं। मैं समझ गया था तब पूरी बात। उन्होंने तो सही कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। उस आईने को लाकर ही मैंने सबसे बड़ी गलती की। फिर से लौट चला हवेली की ओर। चिंता मत कीजिए सत्यपाल जी, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आगे बढ़ा उस आईने की तरफ। इस आईने को आज मुझे तोड़ना ही होगा। आईने के उस पार तब दिख रहा था उस जमींदार का भयानक चेहरा। ये क्या, आईना टूटा क्यों नहीं? ये क्या, जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ रखा हो। मैं हाथ आगे बढ़ा नहीं पा रहा। नहीं, मैं इस दुष्ट आत्मा के सामने अपने आप को हारने नहीं दे सकता। बाहर जैसे तेज तूफान चलनी शुरू हो गई। अपनी सारी ताकत जोड़कर आईने के शीशे पर जोर से वार किया। आईना टूटकर टुकड़े टुकड़े होकर शीशा चारों तरफ बिखर गया। बाहर का माहौल तब शांत होने लगा। अगले दिन सारे डर और शंका मिटाकर शांत और सुंदर सुबह का आनंद ले पाया। सत्यपाल जी को मन ही मन प्रणाम किए बिना रह नहीं पाया। उनकी वजह से उस दिन मोहित जिंदा था और आज उन्होंने मुझे भी बचा कर गए। समझे, ऐसे ही एक साथ डर और प्यार जोड़कर एक अलग अनुभव बना था मेरा। जहां एक अशुभ आत्मा मुझे मारना चाह रहा था, वहीं एक शुभ आत्मा मुझे जीने का रास्ता दिखा कर गया। सत्यपाल जी को याद करके उन तीनों का भी सिर सम्मान से झुक गया। ऐसा इंसान आज की दुनिया में वाकई बहुत दुर्लभ है।